स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस अमेजिंग से लेक्चर के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैप्टर के 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके होंगे। आज अपन बात करेंगे फोर्थ लेक्चर। तो फोर्थ लेक्चर में भैया आप आज पढ़ाने वाले क्या हो, हमें तो ये जानना है। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, फर्स्टली मैं ओवरऑल बता देता हूं कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल निकाले थे। तो आज अपन उसकी पूरी स्टडीज करेंगे। मैं बोलता हूं दोस्तों, इसमें मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट भी डाल रखे हैं जो आपकी बुक में रिलेटेड नहीं है, जो आपको केस स्टडीज में हेल्प करेंगे। मैं बोलता हूं आप एक रफ नोटबुक लेके साथ बैठ जाओ, जो पॉइंट आपकी बुक में नहीं है हैंड टू हैंड लिख लो, जो कि आपको फ्यूचर में फायदा देगी। और मैं बोलता हूं कि नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगी आपको, कोई भी एग्जाम अगर डिफीट करोगे तो। और मैं ये भी बोलता हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रिंसिपल। आपकी केस स्टडी बनती है इन प्रिंसिपल से ऊपर बनती है। आपके अगर क्या नाम है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आज अपन क्रैक करते हैं, चलो अपनी केस स्टडीज को भी और अपने इस लेक्चर को भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको अच्छी तरह सुनोगे, ठीक है ना, और मेरे साथ नोट्स बनाओगे। तो क्या बोलता है कि देयर आर वेरियस एंड प्रिंसिपल गिवन बाय द वेरियस मैनेजमेंट गुरुज एंड एक्सपेक्ट टाइम टू टाइम डेप। कि भाई बहुत जनों ने, बहुत विद्वानों ने, बहुत साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रिंसिपल फॉर्म किए, अलग अलग प्रिंसिपल फॉर्म किए, और वो भी टाइम टू टाइम देते रहे। जैसे मान लो आज एक कंपनी में कोई प्रिंसिपल लगा दिया, वो सुटेबल नहीं हुआ तो दूसरा चेंज कर दिया, ठीक है ना। मैनेजर ने भी बहुत प्रिंसिपल निकाले। बट आज अपन 12th क्लास में कौन सा पढ़ने वाले हैं? अपन 12th क्लास में दो साइंटिस्ट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फर्स्ट हेनरी फ्योल का, दूसरा पढ़ेंगे अपन टेलर साइंटिफिक वाला, ठीक है दोस्तों। तो बोलता है फर्स्टली अंडरस्टैंड प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। आज अपन बात करते हैं हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल है ना, जो हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे, आज अपन उसकी बात करते हैं। तो भैया कितने दिए थे हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एमसीक्यू भी पूछा जाता कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे। प्रिंसिपल कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे भैया। कितने दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है ना। दीज प्रिंसिपल आर कंसिडर एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल थे ना, जो 14 के 14, उनको क्या कहा जाया करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एमसीक्यू गोल्ड, ये भी एमसीक्यू में बन के आता है, ठीक है ना। कि जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिए थे तो उसको किस में कंसीडर करेंगे अपन? किस में कंसीडर करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के अंदर अपन उसको कंसीडर करेंगे। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे हेनरी फ्योल ऑल्सो गिव इट्स नेम ऑफ जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल निकाले थे उनको उन्होंने नाम दिया था क्या? जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जर्नल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीक्यू गोल्ड, ठीक है दोस्तों। अब दीज प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल आर फॉर्म्ड फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल निकाले थे वो हेनरी फ्योल ने कैसे फॉर्म किए थे? पर्सनल एक्सपीरियंस करके, ठीक है। जैसे मान लो आज एक कंपनी में चले गए, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि यार इसमें किसकी कमी है, तो उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, वो प्रिंसिपल उन्होंने लगाया, ठीक है ना। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस करके, मतलब जा जाके देखा कि कौन सा सुटेबल हो सकता है, कौन सा सही वैलिड रहेगा, क्या ये प्रिंसिपल लगाने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, ठीक है ना। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब क्या हेनरी फ्योल प्रिंसिपल हैज अ पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है ना वो पर्सपेक्टिव था किसके ऊपर? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर पर्सपेक्टिव था, मतलब उस पर ज्यादा निर्भर करता था। तो अब बात करते हैं अपन थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हेनरी फ्योल को, ठीक है। मतलब हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। एमसीक्यू गोल्ड पूछा भी जा सकता है कि हु वाज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हेनरी फ्योल ने एक बुक पब्लिश करी थी 1949 में, नेम्ड एज जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट विच इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। ये एक बुक का नाम था
देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर अपन हेनरी फ्योल के बारे में अगर जानकारी भी ले रहे हैं तो अपन, मैं बोलता हूँ थोड़ा मेन पॉइंट तो आपको लेने भी चाहिए। मान लो अगर अपन कहीं भी जाके पूछ सकते हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई अपन ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा। स्कूल में तो पढ़ते ही हैं आप, अगर अपन यहाँ पर यूट्यूब पे आए हो तो यार कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। मानते हो ना बात? ठीक है। अब हेनरी फ्योल इज मोर कंसिडर्ड अबाउट इम्प्रूविंग द मैनेजर एफिशिएंसी। जो हेनरी फ्योल था ना, जो उन्होंने प्रिंसिपल लगाए थे वो किसके ऊपर मतलब ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था? मैनेजर एफिशिएंसी के। मतलब जो मैनेजर है वो एक एफिशिएंसी से अपना काम करे, एफिशिएंसी से अपना काम करे। ठीक है। आप बोलते हैं कि हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन 1841। 1841 में हेनरी फ्योल बने थे, मतलब उनका जन्म हुआ था। इन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, फ्रेंच बेस्ड, ओपनड अ माइनिंग कंपनी, डायरेक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने क्या था, एक अपनी खुद की कंपनी ओपन करी थी, ठीक है ना, जिसमें वो डायरेक्टर रहे थे। और डायरेक्टर का काम आपको पता ही है, मतलब एक तो देखभाल करनी और एक कोई भी मतलब रूल एंड रेगुलेशन बनाना और कोई एक प्रिंसिपल भी सेट करना, तो ये डायरेक्टर के काम होते हैं। ठीक है। और वो उनका देहांत कब हुआ था? 1925 में। ठीक है। तो भैया चलो अब अपन बात करते हैं द प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। जो 14 प्रिंसिपल थे उसकी अपन अब बात करते हैं। रेडी हो? ठीक है। तो दोस्तों चलो बात करते हैं। देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको कि उनको कैसे याद कर सकते हैं। देखो, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल द प्रिंसिपल विच ऑल द स्टूडेंट लर्न। मतलब देखो यार, मैं बोलता हूँ एमसीक्यू बन के आ सकता है, जैसे कि यार मतलब डिवीजन ऑफ वर्क दे दिया, ठीक है, ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दिया, और एक साइंटिफिक एक वो टेलर वाला लगा के दिया। तो इसमें बोल सकता है कि विच वन इज द मतलब नोट द क्या नाम है, मतलब वो टेलर वाला, मतलब इसमें फेयोल का नहीं है, तो उसमें बोल सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए जिससे कि अपन मतलब अगर एमसीक्यू भी आए तो अपन क्लियर ऑलवेज कर सके। क्योंकि देखो केस बेस्ड स्टडीज में भी अगर अपन कोई केस पूछ ले जाते हैं, उसके बाद उसमें पूछता है कि एडिशनल टू बताओ, अगर अपन को मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म याद होगी तो अपन देख सकते हैं ना यार। देखो उस केस स्टडी में आ चुके तो अपन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अपन दोबारा से नहीं लिख सकते, बट अपन को अगर याद होगा वो उसकी शॉर्ट फॉर्म याद होगी तो अपन उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है भैया? बता दो शॉर्ट फॉर्म क्या है? डैड सोर्स USSI। ठीक है ना, डैड सोर्स USSI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल द 14 प्रिंसिपल। ठीक है ना, अभी बता नहीं सकता मैं, मतलब जब पढ़ाऊंगा जब आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलो अब अपन ब्रीफली डिस्कस करते हैं ये प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है। ओके। तो क्या फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक बात बताओ आपको, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक कंपनी है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। एक कंपनी है, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज लेके आए आप, ठीक है, आप एक एम्प्लॉयज लेके आए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज लेके आए आप, बट आपने क्या किया, आपने है ना उनका जो वर्क है ना वो आपने डिवाइड नहीं किया। जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉयज है, उसको है ना परचेज बढ़िया करनी आती है, क्या परचेज, आप उसको है ना बढ़िया करनी आती है परचेज, आपने क्या किया, उसको सेल डिपार्टमेंट में घेर दिया। ठीक है, मतलब उसको सेल करने का 1% कुछ भी नहीं पता, उसको परचेज करना आता है, रॉ मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल है जो यूज़ होता है वो उसको परचेज करने के लिए अच्छा आता है, आपने सेल में डाल दिया। तो एक बात बताओ, क्या जो वो एम्प्लॉयज़ लगा है वो अपनी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस से काम करेगा उस सेल डिपार्टमेंट में? नहीं ना, नहीं करेगा ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, देखो आज आप अगर अपन जाते हैं कोई कंपनी में, आपको पता है आपको मार्केटिंग आती है, अगर वो आपको बोले कि यार आप फाइनेंस का धंधा संभाल लो, क्या आप उसमें बेटर परफॉर्म करोगे? नहीं ना। हाँ, अगर आपको फाइनेंस आता है और आपको कंपनी में फाइनेंस की ही जॉब दी गई है,
आप उसमें इफेक्टिवली काम भी करोगे और एफिशिएंट तरीके से भी काम करोगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो भी होगी। ओके, तो डिवीजन ऑफ वर्क सिंपल ही है कि मतलब भाई एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो उनको एक काम बांटना, मतलब हिंदी में काम बांटना। अपन अभी स्टडी करेंगे कि क्या बोलता है ये, ठीक है। क्या फर्स्ट पॉइंट बोलता है इसमें, क्या वर्कर ना वर्क शुड बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब एंड ईच जॉब शुड बी गिवन टू ट्रेंड और स्पेशलाइज्ड पर्सनल। मतलब क्या, जो वर्क है ना, जो काम है ना, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाए या फिर जॉब में डिवाइड हो जाए, और जिसको हैंडल कौन करेगा, ट्रेंड बंदा। ट्रेंड बंदा मतलब कि भाई जिसको नॉलेज है वो ट्रेंड करे, ठीक है ना, मतलब उसको एक स्पेसिफाइड, मतलब क्या नाम है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सनल हो। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉइज है, वो भाई स्पेशल है किसमें, परचेज में, तो उसको परचेज में डालो। कोई स्पेशल है सेल करने के लिए तो उसको सेल में डालो। कोई फाइनेंस के लिए अच्छा है तो उसको फाइनेंस के लिए डालो, ठीक है। तो ऐसे उस वर्क को क्या करे, डिवाइड करे स्मॉल स्मॉल पार्ट में। दूसरा बोलता है ट्रेंड स्पेशलिस्ट मींस हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म एनी जॉब और टास्क। मतलब यार वो बोलता है कि ये ना ट्रेंड स्पेशलिस्ट क्या होता है कि वो बंदा जो क्या नाम है, जो अपना जो टास्क है वो उसको अच्छी तरह से क्या परफॉर्म कर सके, अच्छी तरह से क्या परफॉर्म कर सके, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क इज अ वे टुवार्ड स्पेशलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, वो एक वे है स्पेशलाइजेशन के लिए। मैं बोलता हूँ केस स्टडीज होगी, अगर डिवीजन ऑफ वर्क आएगा ना तो उसमें स्पेशलाइजेशन का पॉइंट पक्का लिखा आएगा, पक्का लिखा आएगा, ठीक है दोस्तों। अब डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। अब देखो डिवीजन ऑफ वर्क क्या करेगा, हेल्प करेगा किसके लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा क्वांटिटी अपन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बेटर वर्क मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी ना वो बेटर होगी, किसके थ्रू, थ्रू स्पेशलाइजेशन के लिए। अगर मान लो आज आप प्रोडक्शन करने के लिए आप स्पेशल, मतलब एक स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर प्रोडक्शन बनाने के लिए, तो मैं एक बात बताओ यार, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट होगा वो आप ज़्यादा बनाओगे। उस चीज़ के लिए अगर मान लो रॉ मटेरियल, आप मान लो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए गए, आपको यार परचेजिंग की बढ़िया नॉलेज है, तो एक सस्ता रॉ मटेरियल लेके आओगे, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कंपनी वालों को कि उस रॉ मटेरियल से आप क्या करोगे, प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे, वेस्टेज कम करोगे, ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी बनाओगे। प्रोडक्शन में लग रहे हो तो आप क्वालिटी भी अच्छी बनाओगे, जिससे कि मार्केट में डिमांड होगी आपकी प्रोडक्ट की, और डिमांड होगी तो वही है यार, आपका धंधा भी चलेगा, जो आपका बिजनेस है वो भी चलेगा। मतलब स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है कि जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक अच्छा भी बनेगा और अपन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इज द बेस्ट टूल टू यूज ह्यूमन एफर्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। स्पेशलाइजेशन एक बढ़िया टूल है जो कि अपन यूज कर सकते हैं एक ह्यूमन की एफर्ट को इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे, मतलब एक अच्छे तरीके से ह्यूमन की जो एफर्ट है उसको लगाने में। जैसे मान लो आज मैं टीचिंग करता हूँ, भाई मेरे को टीचिंग अच्छी लगती है, मैं मान लो बिजनेस स्टडीज में स्पेशलाइजेशन हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा और आपको एक मतलब प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी कि कैसे पढ़ना है, तो कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, समझे। आपको मान लो देखो, मैं बोलता हूँ किसी को दुकान, मतलब किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, उस बिजनेस की मतलब स्टडीज करेगा, मतलब उस बिजनेस में बैठेगा, उसको समझेगा और उसमें क्या करेगा, अपना 100% देगा, उसमें 100% देगा, उसमें मतलब जो एफर्ट है वो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करेगा और एक अच्छी तरीके से उस बिजनेस को चलाएगा, एफिशिएंट वे से चलाएगा। ओके दोस्तों, इतना समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि इफ अ वर्कर इज डिवाइड इनटू स्पेशलाइज्ड जॉब देन इट विल गिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। अगर देखो आप, मैं यही बोलता हूँ, अगर वर्कर को अगर अपन डिवाइड कर देंगे उसकी स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए तो वो पक्का एफिशिएंट एंड इफेक्टिव काम करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत बता चुका हूँ, जैसे मान लो कोई वर्कर है, अगर वो कोई वर्कर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, अगर अपन उसको फाइनेंस का मतलब
काम धंधा दे देंगे तो वो अपना इफेक्टिव भी काम करेगा और एफिशिएंट भी काम करेगा। बलाकि जबकि क्योंकि भाई उसको उस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा है वो यार उसको इतनी नॉलेज नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, मान लो उसको नॉलेज नहीं है यार उस चीज़ से रिलेटेड, तो क्या वो अच्छा तरीके से काम कर पाएगा? नहीं ना। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो आपको पता ही है भाई, बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें क्या है, परचेज का अलग डिपार्टमेंट है, सेल का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल कोई अलग डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है, मतलब उसको प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए जो प्रोडक्शन एरिया जो होता है वो अलग डिपार्टमेंट का है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, डिवीजन ऑफ वर्क का, ठीक है ना। दिस डिपार्टमेंट आर हेडेड बाय द स्पेशलाइज्ड पर्सन। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन हेड करता है, तो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ही हेड करता है। मतलब परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में क्यों, जो बंदा परचेज में अच्छा है, मतलब उन्होंने अलग से स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको डिवीजन ऑफ वर्क अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है, और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, ठीक है। अब अपन सेकंड वाले के साथ बढ़ते हैं। देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये वाली जो है ये दो में डिवाइड होगी, मतलब फोर्थ और फिफ्थ जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल के आएंगे, ठीक है, लास्ट, और जो बाकी के रहेंगे वो आएंगे, मतलब जो बच गया उनका, मतलब जो जो चैप्टर बच रहा है उनके आएंगे, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है ये आएंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल के, ठीक है। अभी इसमें मैं दो कवर कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके सारे कवर होंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को मीनिंग बताना चाहिए, अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि भैया चलो बता दो यार, तो क्या है, अथॉरिटी मीन अ राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट टू अपटर्न ओबीडियंस। देखो अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी वो चीज़ होती है कि अपन ऑर्डर दे दे अपने सबऑर्डिनेट को, अपने नीचे वाले बंदों को अपन क्या कर दे, सबऑर्डिनेट, मतलब उनको एक ऑर्डर दे दे कि यार आपको ये काम करना है, ठीक है ना। और जो सबऑर्डिनेट है ना वो उसको क्या करे, ओबे करे, उस मतलब जो ऑर्डर दिया है अपन ने उसको ओबे करे, ठीक है ना। अब देयर कैन बी एन ऑफिशियल अथॉरिटी एज वेल एज पर्सनल अथॉरिटी, मतलब जो है ना, जो अथॉरिटी होती है ना वो ऑफिशियल भी हो सकती है, मतलब राइट टू कमांड भी हो सकती है, एज वेल एज पर्सनल अथॉरिटी, पर्सनल अथॉरिटी भी हो सकती है उसकी। अथॉरिटी कैन बी अ फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो अथॉरिटी है वो इनफॉर्मल, मतलब एक अथॉरिटी जैसे कि इनफॉर्मल मतलब कि मतलब बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड भी हो सकती है। इनफॉर्मल मतलब बिजनेस से, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं चाहिए, आप एज यूजुअल वैसे ही बता सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ देखो अपन सबऑर्डिनेट है, मान लो मैं परचेज डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो मैं एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ कि भाई परचेज डिपार्टमेंट में भाई ऐसे रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, ये हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है यार, मैं बोल दूँ कि पानी ला दो, ये क्या है, इनफॉर्मल, ठीक है ना। आया समझ में फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब फॉर्मल की अपन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, इनफॉर्मल मतलब अपन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बाहर बाहर सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बाहर छोड़ सोच रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बाहर ही सोच रहे हैं अपन, मतलब वो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ठीक है ना, उसको कहते हैं इनफॉर्मल। अब क्या बोलते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अपन पूछ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म हिज असाइंड ड्यूटी परफेक्टली। अब देखो मैं बोलता हूँ भाई, मैंने अगर मान लो किसी को काम दिया, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको कमांड दे दी, मैंने उसको एक ऑर्डर दे दिया कि आपको ये काम करना है। जैसे मैं आज बोलता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है आपको बुक से रिवाइज करना है, ये मैंने क्या दे दिया, मैंने अथॉरिटी दे दी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई आप सबऑर्डिनेट हो, तो आपको वो जो ड्यूटी जो मैंने दी है ना आपको एक परफेक्टली तरीके से आपको कंप्लीट करनी है, तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ ही साथ भाई मैं अगर मेरे नोट्स प्रोवाइड करूँ आपको, तो ये मैंने दोनों चीज दे दी आपको, अथॉरिटी भी दे दी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, ठीक है ना। आया समझ में, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म हिज असाइंड ड्यूटी परफेक्टली, मतलब वो क्रिएट करता है किसके ऊपर, लाइबिलिटी क्रिएट करता है भाई उस सबऑर्डिनेट के ऊपर
कि जो आपको जो टास्क मिला है आपको वो अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरीके से करना है। आया समझ में? ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अपन अब भाई ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। भाई वो सबॉर्डिनेट है, जो मतलब जो बंदा आपके नीचे काम कर रहा है वो दुखी हो जाएगा, वो अपना जो काम कर रहा है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, फिर वो लास्ट में क्या करेगा, वो रिजाइन दे देगा। ठीक है ना, मतलब वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए भाई, एक मतलब उसकी लिमिट तक होना चाहिए वो काम। ओके। अब एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड नेसेसरी सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ मैनेजरियल पावर। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको एक ना सेफगार्ड है ना बनाना चाहिए अगर उसका मिसयूज हो रहा है, किसका, उसकी मैनेजर पावर का। अब मान लो देखो, एक बंदे को अगर अपन अथॉरिटी भी दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देंगे, यार वो तो हक चलाएगा ना, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक सेफगार्ड बनाना रहता है। ठीक है ना, ये पॉइंट बोला गया है इसमें। अब एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड गिवन नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उसी टाइम पे एक मैनेजर को क्या करे जाए, उसको पावर दे दी जाए, उसको अथॉरिटी दे दी जाए कि जो उसका जो काम है ना वो उसको अच्छी तरह से काम करे, मतलब उसको अच्छी तरह से देखभाल करे, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसमें बोलते हैं व्हेन एन एम्प्लॉइज इज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जॉब देन ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर एम्प्लॉयज को अपन ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस काम को करने के लिए, तो अपन को उस एम्प्लॉयज को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, अभी बोलता हूँ एग्जाम्पल, आराम से सुनना क्या बोल रहा है। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर आस्क्स हिज फोरमैन टू अचीव अ टारगेट ऑफ 500 स्कूटर दिस मंथ। मतलब एक प्रोडक्शन मैनेजर था, उन्होंने टारगेट दिया कि आपको 500 स्कूटर बनाने हैं। ठीक है, आया इतना समझ में? दिस मंथ मतलब इस महीने में। बट ही डिड नॉट गिव हिम अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट द मटेरियल एंड स्टोर फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। बट उन्होंने अथॉरिटी नहीं दी कि यार जो स्कूटर में जो मटेरियल लगेगा उसको लाने की, जो अगर अपन ने स्टोर में भी रख रखे सामान उनको लाने की, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। उनके पास क्या नहीं थी? अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है। और जो टारगेट जो दिया था ना, वो फोरमैन ने क्या करा, कंप्लीट नहीं हुआ, वो फोरमैन ने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलता है कि द प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, कैन नॉट ब्लेम किसको नहीं करेगा, वो फोरमैन को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन वॉयलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन वॉयलेटेड, इसलिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है ना, आया समझ में? ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिप अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया, केस बेस्ड स्टडीज भी बन के आई है। ठीक है। अब इसमें पॉइंट बोलता है कि एक और, कि देखो, मैनेजर हैज अ राइट of authority to punish his subordinate if he do not perform the assigned duty, but before punishment the subordinate should be given opportunity of being heard। देखो, अगर मान लो एक मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर ने एक टास्क दिया। देखो, मान लो, चलो मैं मेरी बात बताता हूँ। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक टास्क दिया कि आज आपको मैनेजमेंट का फर्स्ट जो मेरा मतलब आप मान लो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ के आनी है। ठीक है, मैंने आपको एक टास्क दिया, मतलब मैंने आपको एक बोला, ठीक है, ऑर्डर दिया। आपने क्या किया, आप उसको पढ़ के नहीं आए। यार मैं आपके ऊपर पनिश कर सकता हूँ मैं आपको,
मतलब मैं आपको पनिश तो कर सकता हूँ, बट सबसे उससे पहले मेरे को आपकी जो कन्विंस है, जो अब मतलब आप कुछ भी बहाना मारोगे, मतलब बहाना इन द सेंस मतलब आप अगर बोलोगे तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सुनना पड़ेगा कि मैं मतलब पूछूंगा यार आप पढ़ के क्यों नहीं आए। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मैनेजर है ना, वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है कि यार वो अपने सबॉर्डिनेट को पनिश कर सकता है अगर जो उसने काम दिया, जो उसने मतलब क्या नाम है ड्यूटी दी थी, अगर सबॉर्डिनेट ने कंप्लीट नहीं करी तो। बट क्या नाम है, उससे पहले मैनेजर को सबॉर्डिनेट की सारी बातें सुननी पड़ेगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल की जो हेनरी फ्यूल के बारे में अच्छा लगा होगा मैंने जब समझाया। आप और अभी मैंने ये 2 प्रिंसिपल समझाए, ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना मेरे यूट्यूब चैनल है पढ़ाने वाला। और मैं बोलता हूँ भाई मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। लास्ट टाइम मतलब सीबीएसई के बोर्ड के 1 महीने पहले, मैं फैक्ट की बहुत बोलता हूँ आपको, बिल्कुल भी आपको दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको इशू क्रिएट नहीं होगी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ उसके भी अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ, तो मैं इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट प्लीज़ अगर आज अगर आज आप मेहनत करोगे ना, तो आपको आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, बिल्कुल भी मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर आज आप अगर मतलब ठीक है निकाल लोगे भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है 12th का, कर लेंगे अभी तो टाइम है भाई, टाइम निकलता देर नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। जून के बाद आपके स्कूल वाले एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका टाइम गया, वो दिसंबर आता ही दिखेगा भाई, सही बोल रहा हूँ, वो दिसंबर आता दिखेगा। और फिर कुछ मतलब जैसे फेस्टिवल हो गया, जून जुलाई, ये मतलब जून जनवरी फरवरी भी निकल जाएगा, क्योंकि उसमें आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ टाइम आपके पास है अभी भाई, ज़्यादा नहीं, मतलब जितना भी होता है उतना आप एक बार रिवाइज करते रहो। जितना मैंने आज पढ़ा है बुक खोलो रिवाइज करो, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उस नोट से रिवाइज करो, जिससे कि आपका जो डाउट है वो हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ भाई डाउट है तो आज ही क्लियर कर लेना, उसको बचा के मत रखना, उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर लो भाई डाउट है तो। क्योंकि आज अगर डाउट हुआ तो वो अगर मान लो आप रिवाइज करोगे जब भी डाउट रहेगा, तो प्लीज नेवर क्रिएट डाउट इन द योर होल लाइफ। मैं सच में बोलता हूँ कि कभी भी जिंदगी में डाउट क्रिएट मत करो भाई। यूट्यूब पे वीडियो है बहुत की है, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, पर मैं बोलता हूँ आपको जिससे समझ में आए उससे पढ़ो, बट अपनी लाइफ में कभी भी है ना डाउट क्रिएट मत करना। तो थैंक यू गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।